तो आज हम सबसे पहले आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन उन्हें रेस के छांट के निकाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में थे, जिसमें शायद आपको समझने में या उसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी। तो पहले उसको डिस्कस करूंगा, फिर अपन आगे गॉस लॉ वाला जो डेरिवेशन था सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का, उस पे चलेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले। आई थिंक रेस का थर्ड क्वेश्चन है ये, वो डायग्राम शायद फोटो से छिप रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ना, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक ऐसा हेमिस्फेयर रखा हुआ है ना। हेमिस्फेयर मतलब सिर्फ इतना सा है ना, मतलब इसमें ढक्कन नहीं है, ये ढक्कन वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ हेमिस्फेयर है। बाउल मान लो, उल्टा रखा हुआ बाउल है ना। इसमें यहाँ एक चार्ज है, तो इससे कुछ फ्लक्स होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो उसने 4 लोकेशन दिखाई है ना। इसको उसने पी एस क्यू आर बोला है, इसको उसने P बोला है, इसको उसने S बोला है, इसको उसने Q बोला है, इसको उसने R बोला है। थर्ड क्वेश्चन है आपकी रेस 5 का, है ना। तो उसने कहा है कि इनमें से कहां एक दूसरा चार्ज रखा जाए कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स चेंज ना हो। याद रखना, हेमिस्फेरिकल सरफेस से पूछा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं एक चार्ज यहां रखूं, यहां, तो क्या होगा? फील्ड लाइंस इस चार्ज से, इसकी वजह से तो फ्लक्स है ही सही, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां रखूं ना, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी इस हेमिस्फेयर से होकर, है ना, है ना। जैसा इसके लिए होगा वैसा ही इसके लिए होगा। आप ध्यान से देखो, अभी सिर्फ हेमिस्फेयर की बात हो रही है, यहाँ कोई सरफेस नहीं है। जो प्लेन सरफेस होते हैं डब्बा वाला, वो नहीं है, सिर्फ आधा गोला है ना। मतलब ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। तो मुझे अगर इससे फ्लक्स कहा जाए, ध्यान से सुनना, ऐसा है ना, बस। तो इससे और इससे अगर यहां मैं फील्ड रखता हूं, देखो ध्यान से, ये जो फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की है बेटा, ये फील्ड लाइन सरफेस को एक ही बार काट रही है ना। मतलब उसके थ्रू अपने को फ्लक्स मिलेगा। अगर यहां से इन फील्ड लाइंस का फ्लक्स निकालूं, तो इनके लिए अपने को फ्लक्स मिलेगा। जितनी फील्ड लाइंस आई, अगर ये क्लोज सरफेस होती तब तो फ्लक्स 0 होता, लेकिन ये ओपन हेमिस्फेयर है, सिर्फ इसमें हॉलो सरफेस है, तो इसकी वजह से फ्लक्स मिलेगा, है ना। याद करो, मैंने ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी था कि अगर सिर्फ एक हेमिस्फेरिकल सरफेस हो और मैंने यहाँ से फील्ड निकलवाई थी, तो हेमिस्फेयर से फील्ड आई थी, क्योंकि ये फील्ड लाइंस उसको कट करके जा रही थी, एक बार कट करके जा रही थी, है ना। जबकि आप अगर सोच के देखो, यहां जो चार्ज रखूंगा मैं, अरे यहां, इसकी वजह से जो भी फील्ड लाइन होगी, जो भी फील्ड लाइन यहां रखे चार्ज की वजह से, वो जब भी उस स्फीयर में एंटर करेगी ना बेटा, उसको 2 बार कट करेगी। सोच के देखो, अगर मैं एक हेमिस्फीयर ऐसा रख दूं और मैं एक चार्ज यहां रखूं, बिल्कुल इसकी डायमीटर वाली पॉइंट पे, तो इस चार्ज से आने वाली फील्ड लाइन हमेशा इस हेमिस्फीयर को 2 बार कट करेगी। कितनी बार कट करेगी? 2 बार। मतलब एक बार वो अंदर आएगी और एक बार वो इससे बाहर जाएगी। इसीलिए अपन कहते हैं कि अगर मैं R और P लोकेशंस पे चार्ज रखूंगा, तो उस चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। उसने यही पूछा है कि इन विच पोजीशंस ऑफ द सेकेंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रिमेन्स अनचेंज्ड। तो P पे और R पे अगर मैं रखूंगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P और R पे जब मैं नया चार्ज रखूंगा, तो फील्ड लाइंस उस हेमिस्फेरिकल सरफेस को 2 बार कट करेंगी। 2 बार कट करने का मतलब ऐसा मान लो कि एक बार एंटर हो रही है, एक बार बाहर जा रही है, एक बार फ्लक्स नेगेटिव है, एक बार फ्लक्स पॉजिटिव है। जबकि जो Q और S पोजीशन है, वहां पे अगर मैं रखूंगा, तो सरफेस को बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसी मिलेंगी जो एक बार ही कट करेंगी, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, सिंपल ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वो डायग्राम बहुत समझ में भी नहीं आएगा, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। अपन ने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना होता है। ध्यान से देखो क्या कहा गया है कि क्यूब ऑफ साइड L हैज वन कॉर्नर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब अपने पास एक तो एक क्यूब है ना। अच्छा, मैं अगर दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर की तरह बना रहा हूँ, अलग सरफेस में उधर बना नहीं रहा, है ना। It extends along x and y axis. Suppose the electric field is given by, ये electric field का वेक्टर है।
सब लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ जे कैप कॉम्पोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है? वाई डायरेक्शन में, है ना। वाई डायरेक्शन मतलब अगर आप इसको वाई मान लो तो इस तरफ होगा। अभी और बता रहा हूं मैं, एक काम करते हैं कि इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं z मान लेता हूं, आपको दिखाने के लिए, जैसे, है ना। मैंने एक्सिस का सिस्टम चेंज कर दिया, इसको मैंने x माना और इसको मैंने y माना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ z माना, सॉरी, कि जो y एक्सिस होगी वो इनसाइड होगी। क्या होगी? इनसाइड। x क्रॉस y z आता है ना। तो अगर मैं एक्सिस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्यों चेंज किया? ताकि आपको डायग्राम दिख जाए, इसके बिना भी कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस जो यहाँ से आएगी वो इनसाइड आएगी, क्रॉस से लिखते हैं उसको, है ना। अगर मैं अब फील्ड का फंक्शन लिखूं तो y के साथ चेंज हो रहा है। y के साथ चेंज हो रहा है मतलब जैसे जैसे मैं अंदर y में जाता जाऊंगा फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करके बना सकते हो, या मान लो आपको जैसा दिखता है मैं वैसा ही बना दूं कि ये x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस, है ना। ऐसी फील्ड लाइंस है, ऐसा क्यों है? ठीक, x और y। फील्ड कहाँ है? y डायरेक्शन में, तो ये रही फील्ड, है ना। वैसे इसमें ज्यादा बेटर दिख जाएगा तो मैं इसी डायग्राम में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो मैंने एक्सिस सिस्टम चेंज करके बनाया था, देखो इधर। तो ये फील्ड लाइन है, लेकिन क्या ये फील्ड कांस्टेंट है? नहीं, ये फील्ड y के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस से होगा और नीचे वाली सरफेस से होगा, साइड वाली चारों सरफेस से फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस कहाँ है? y एक्सिस के पैरेलल। तो फ्लक्स सिर्फ इन्हीं दोनों सरफेस से होगा, मतलब सिर्फ एक्स जेड प्लेन में होगा सरफेस फ्लक्स, एक्स जेड प्लेन में, जिसके लिए y जो है वो नॉर्मल है। इस प्लेन के लिए यहाँ जो प्लेन आएगा, जो बिल्कुल एक्स जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, इसके लिए y की वैल्यू कितनी है? 0। और ये जो प्लेन है इसके लिए y की वैल्यू, क्योंकि साइड कितनी है? l, तो यहाँ y की वैल्यू l है। अगर यहाँ y 0 है तो यहाँ फील्ड की वैल्यू, ये रहा बेटा फील्ड का फंक्शन, यहाँ फील्ड की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू ए जे कैप, मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ फील्ड आएगी E इज इक्वल टू ए प्लस बी एल जे कैप। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि जो फील्ड का फंक्शन है वो जे कैप में है, इसका मतलब फ्लक्स सिर्फ कौन सी सरफेस से आएगा? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल सरफेस से, क्योंकि उसी के लिए फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा है कि फील्ड लाइन जो है वो कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है, और वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो पहली सरफेस है जहां से फील्ड लाइन एंटर हो रही है वो बिल्कुल यही लाई कर रहा है, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और जो अगली सरफेस है जहां से वो फील्ड लाइन बाहर जा रही है, उसके लिए y इक्वल टू एल है। तो जहां ये फील्ड लाइन एंटर हो रही है वहां पे y 0 रखूंगा तो फील्ड का फंक्शन आएगा ए जे कैप, और जहां से ये फील्ड लाइन बाहर जा रही है वहां पे मैं अगर फील्ड का फंक्शन लिखूंगा, तो अगर मैं a की जगह सॉरी y की जगह l लिख दूं, क्योंकि क्यू है ना, क्यू की साइड कितनी होगी? l, तो a प्लस बी एल इंटू जे कैप। अब मैं यहां से दोनों सरफेसेस से फ्लक्स लिख सकता हूँ। बेटा इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा और फील्ड भी बाहर की तरफ है, और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा और फील्ड तो ऊपर की तरफ। ये रहा इसकी फील्ड और इसकी फील्ड भी इस तरफ। y इक्वल टू एल वाले सरफेस से फ्लक्स पॉजिटिव होगा, y इक्वल टू 0 वाले सरफेस से फ्लक्स निगेटिव होगा। तो मैं अगर लिखूं फ्लक्स एंटरिंग, कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, तो इंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो ये ए है फील्ड की वैल्यू, और एरिया होगा एल स्क्वायर, तो ए इंटू एल स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने? फील्ड। ये क्या लिखा? एरिया। और इंटरिंग फ्लक्स है तो फ्लक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। और आउट गोइंग फ्लक्स इक्वल टू, वहां फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? ए प्लस बी एल, और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, कितना? एल स्क्वायर। कितना आ गया? ए एल स्क्वायर प्लस बी एल
क्यू, और ये फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स कैसे लिखेंगे बेटा, नेट फ्लक्स इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL क्यू माइनस AL स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये AL स्क्वायर से AL स्क्वायर कैंसिल होगा, और नेट फ्लक्स आएगा BLQ, कितना आएगा, BLQ। हमसे पूछा गया है चार्ज, तो अपन जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी बेटा BLQ एप्सिलॉन नॉट। आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट में एक फ्लक्स वाला लिया भी था, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन किया था। इसमें क्या है कि ऐसी दो सरफेस है, ऐसा समझना है ना, एक से फील्ड लाइन कुछ और है, दूसरे से फील्ड की वैल्यू कुछ और है। तो मैंने क्या किया, दोनों का फ्लक्स निकाला, एक से फील्ड लाइन एंटर हो रही थी, एक से फील्ड लाइन बाहर जा रही थी, एक फ्लक्स नेगेटिव एक फ्लक्स पॉजिटिव, मैंने नेट फ्लक्स निकाल लिया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, जल्दी से लिख लो, जिनसे हो गया अच्छी बात है, जल्दी से लिख लो। दस सेकेंड और दे रहा हूँ। गुड, होमवर्क किया करो भाई सब लोग, गलत है ये, वरना तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अचानक से लोड ज्यादा हो जाएगा। मैं इवन जो तुम्हें प्रैक्टिस वर्कशीट्स देता हूँ ना, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे एससीवी में कहीं कहीं मिलता है, जो तुम्हारे काम का वहां तक हो चुका होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी होते हैं वो मैं आपको दे दे रहा हूँ साथ में, है ना। तो अगर कोई एससीवी सॉल्व करना चाहता है तो अच्छी बात है, करे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में से सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, मैं उसके कुछ क्वेश्चन छांट छांट के आपको ऐसे भी दे दे रहा हूँ। कुछ आपकी रेस वेस में ही आ जा रही है, कुछ प्रैक्टिस शीट्स में आ जा रही है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने पता नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया या नहीं, नहीं भी किया तो सुन लो, अच्छा क्वेश्चन, सोचने के हिसाब से। लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन से आएगा, बिना इंटीग्रेशन के आएगा, देखना बहुत सरल सवाल है। सुनना क्या कहा गया है, सिचुएशन को विजुअलाइज करो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनफाइनाइट स्ट्रिप ऑफ स्मॉल विड्थ h एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। अब पता है क्या होगा, इसका एक मेथड तो क्या है ना, सुनना ध्यान से, जिससे मैं नहीं बताऊंगा इसको। एक मेथड तो क्या है कि एक स्ट्रिप है जो ऐसा इनफाइनाइट तक गया है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है ना, और पॉइंट चार्ज की इससे डिस्टेंस जो है वो d है, और इसकी विड्थ जो है वो h है ना। अच्छा, ये इसके प्लेन में नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर इसे प्लेन में होगी ना, ऐसे रखी होगी अगर, तब तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, फ्लक्स क्या आएगा उसमें, जीरो। तो ये कैसे रखी हुई है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ताकि इससे फील्ड लाइन पास हो। मतलब ये जो आपको इस डायग्राम में जो ये स्ट्रिप दिख रही है, ये स्ट्रिप ऐसे आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ताकि इससे फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, है ना। अब एक मेथड तो क्या है कि मैं यहां से बेटा थीटा एंगल पे जाऊंगा, लिखना मत अभी, मैं थीटा एंगल पे जाऊंगा, ये डिस्टेंस r निकालूंगा, फिर मैं यहाँ फील्ड निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं फील्ड का ये कंपोनेंट निकालूंगा, ये कंपोनेंट आएगा e cos थीटा। फिर मैं यहाँ पे एक dx एरिया मानूंगा,
फिर मैं उससे फ्लक्स निकालूंगा और फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा। ये एक मेथड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करूंगा, या थीटा के टर्म में जाऊंगा तो माइनस थीटा बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक उसको इंटीग्रेट करूंगा। एक मेथड तो ये है ना। ये तो क्या हुआ कि अपन को कुछ नहीं सूझा, अपन ने इंटीग्रेट करना चालू कर दिया। दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से उसको समझना, मजा आएगा। अपनी बुद्धि लगाओगे बेटा तो ही समझ आएगा। मैं ना उसको टॉप ऊपर से देख रहा हूँ कि मान लो ये चार्ज है ना, और वो स्ट्रिप ना ऐसे रखी हुई है। ये स्ट्रिप ऐसे रख दी मैंने, टॉप व्यू बना रहा हूँ। ये स्ट्रिप मान लो आपके पेज से बाहर जा रही है ना, इनफाइनाइट तक जा रही है। समझ में आ गया क्या मैंने कौन सा व्यू बनाया? तो स्ट्रिप को अपन टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू कहते हैं इसको। तो अपन टॉप से देखेंगे तो ये स्ट्रिप जो है ना, इतनी पतली सी स्ट्रिप, ये मैंने इसकी विड्थ बनाई है, लेंथ मैंने नहीं बनाई, तो लेंथ आपके आंखों तक आएगा और अंदर बहुत दूर तक जाएगा, ऐसी की स्ट्रिप होगी। ये कितनी डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे। क्या ये जो सेटअप मैंने बनाया सबको समझ में आया क्या? जल्दी से यस लिख के बताओ पक्के से कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पेज पे मान लो चार्ज रखा हुआ है और एक स्ट्रिप रखी हुई है, स्ट्रिप अंदर से बाहर तक गई है, मतलब वो आपके पेज के परपेंडिकुलर रखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक स्ट्रिप की विड्थ तो h है डी डिस्टेंस पे। मैं कहूं कि ऐसी डी डिस्टेंस पे एक और स्ट्रिप रख के दिखाओ, तो वो कहीं यहां रखोगे आप। मैं कहूँ डी डिस्टेंस पे ही आपको ऐसी खूब सारी स्ट्रिप रखनी है, ऐसी खूब सारी। तो आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको डी डिस्टेंस पे खूब सारी स्ट्रिप रखनी है, तो वो सारे के सारे स्ट्रिप वाले ये डायग्राम एक सर्कल पे बनेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। अगर मैं कहूं कि आपको ऐसी ही खूब सारी स्ट्रिप डी डिस्टेंस पे रखनी है, डिस्टेंस फिक्स कर दो कि आपको ऐसी पतली पतली खूब सारी स्ट्रिप रखनी है, लेकिन डी डिस्टेंस पे, तो वो सारी की सारी स्ट्रिप जो रखाएगी वो मिलके एक ऐसा सर्कल बना देगी। बोलो भाई, पक्का समझ में आ रहा है कि अगर मैं कांस्टेंट डिस्टेंस डी पे ऐसी खूब सारी स्ट्रिप रखूं तो वो एक सर्कल बनाएगी। पक्का सोचो, डी डिस्टेंस फिक्स है, डी डिस्टेंस पे रख सकते हैं स्ट्रिप, तो कहां रख सकते हैं? एक चार्ज से दूर 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 दूर, दूर सर्कल पे। हो गया काम। यहां कहने को सर्कल, थ्री डी में सोचने को क्या है? ये एक सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। सुनना भैया ध्यान से, इनफाइनाइट सिलेंडर। क्या है ये? इनफाइनाइट सिलेंडर, जिसमें चार्ज यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस तो है ही नहीं, है ना। इनफाइनाइट सिलेंडर, तो इससे खूब सारा फ्लक्स जाएगा। भाई सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सुनना मेरी बात ध्यान से, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना, इस सिलेंडर की पेरीफेरी कितनी है? 2 पाई डी। तो मैं कह रहा हूं कि 2 पाई डी, भाई ये जो अभी इससे फ्लक्स निकलेगा ना, वो यहां से भी जाएगा, 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 यहां से भी जाएगा। तो मैं यूनिटरी मेथड से कह रहा हूं कि 2 पाई डी विड्थ से फ्लक्स जा रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा मैंने? 2 पाई डी, उसका पूरा पेरीमीटर, इससे फ्लक्स जा रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट से कितना जाएगा? Q अपॉन 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट। तो H विड्थ से कितना जाएगा? तो H विड्थ से जाएगा बेटा QH अपॉन 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर। ये क्या रहा? आंसर। मैंने क्या सोचा? सुनना, बिना कुछ लिखे सुनना, ऐसे बुद्धि लगा के। मैंने सोचा कि मुझे एक पतली सी स्ट्रिप से फ्लक्स पूछा गया है, ठीक। अब मैं कहूं कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप को मिला देंगे ना तो एक सिलेंडर बनेगा, है ना। और उससे पूरा फ्लक्स जो उसकी लेटरल सरफेस से जाएगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके पूरे पेरिफेरी की लेंथ होगी 2 पाई डी। 2 पाई आर, आर को इन्होंने डी लिखा है, तो डिस्टेंस है तो रेडियस हो गई। तो मैंने सीधा यूनिटरी मेथड यूज किया कि अगर 2 पाई डी विड्थ से जो पूरा पेरीमीटर है, इससे Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जा रहा है, तो H से कितना जाएगा? तो 2 पाई डी से Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो 1 से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई डी, h से उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैंने सिंपली माना कि वो बहुत सारी स्ट्रिप मिलके क्या बना देंगी, एक सिलेंडर। क्या आपको समझ में आ गया कि बिना इंटीग्रेशन के कैसे सोचा मैंने? हाँ ना कुछ बोलो, फटाफट लिख लो जल्दी। तो अपन आगे बढ़ेंगे आज का लेक्चर। ये 3 सवाल मैं छांट के लाया था, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला अपन हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर, हमें हॉलो स्फीयर की फील बतानी है। कहाँ कहाँ बतानी है? अंदर, सरफेस पे और बाहर। ठीक। मेथड क्या यूज करेंगे? जिस पॉइंट पे अपने को फील्ड बतानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे अपने को फील्ड बतानी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ठीक। फिर हम करेंगे उस गॉसियन सरफेस पे फील्ड इनटू एरिया, मतलब फ्लक्स निकालेंगे। और फिर मैं उस फ्लक्स को गॉस लॉ से लिखूंगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जिस पॉइंट पे मुझे फ्लक्स फील्ड पूछी जाएगी, मैं उस पॉइंट को अपने अंदर लेता हुआ या उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। उस गॉसियन सरफेस पे फील्ड में मान लूंगा ई है। क्या मान लूंगा? ई है। फील्ड इनटू एरिया से मैं उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा और फिर मैं उस फ्लक्स को लिखूंगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैंने लॉन्ग वायर की फील्ड निकालने में भी किया था, यहां भी कर रहा हूं। हॉलो का बहुत सिंपल है, सॉलिड में थोड़ा सा दिमाग लगेगा और फिर मैं सॉलिड के बेसिस पे क्वेश्चन बना के दूंगा कि उसका यूज कैसे करते हैं, मैं डेरिवेशन बताया क्यों, वो तीसरा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, अपने पास है क्या? तो बेटा अपने पास एक हॉलो स्फीयर है। क्या है? हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज Q है और इसकी रेडियस R है। हॉलो स्फीयर में चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे, है ना। सबसे पहले मुझे इसके बाहर फील्ड बतानी है या अंदर फील्ड बतानी है। चलो, तो सबसे पहले मान लो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए। ये अपना सेंटर है ना भाई, सेंटर सी। मुझे इस ए पॉइंट पे फील्ड चाहिए। ए पॉइंट अंदर है। अच्छा, बाय सिमेट्री आप ये चीज सोच सकते हो कि हॉलो स्फीयर है तो मुझे गॉसियन सरफेस भी हॉलो ही माननी चाहिए, है ना, सिमेट्रिकल रीजन से, क्योंकि फील्ड लाइन रेडियल होगी। तो मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस मान लिया इस पॉइंट से पास होता हुआ। ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस, है ना। ये हॉलो सरफेस है, चार्ज इस पे कितना है? Q। ये गॉसियन सरफेस है ना। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, तो मैं लिख रहा हूँ E इनटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया। बेटा ये स्फेयर है, सर्कल दिखेगा आपको लेकिन ये एक्चुअली स्फेयर है 3D में। तो इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, ये अपना गॉसियन सरफेस समझना है ना, गॉसियन सरफेस इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज। बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये लाल वाला गॉसियन सरफेस जो है, इसके अंदर चार्ज कितना है? सब लोग लिख के बताएंगे। अगर ये हॉलो स्फीयर है और कैपिटल आर वाला मैंने इसके अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस मान लिया, तो इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है? के अंदर चार्ज कितना है? जीरो। गुड, जीरो। सब लोग को समझ में आ रहा है? जीरो। भाई जब चार्ज पूरा बाहर है तो अंदर खोखले में कुछ भी करूंगा तो उसमें चार्ज कितना है? जीरो। गुड। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली जगह है सर, तो इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फील्ड कितनी आ गई? जीरो। तो अगर इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके अंदर फील्ड भी नहीं होगी, तो इसके इनसाइड फील्ड क्या होती है? जीरो। बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा गॉसियन सरफेस देखना, रंग बिरंग के रंगों से बनाऊंगा। दूसरा गॉसियन मुझे मुझे कहाँ निकालना है? सरफेस पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, सरफेस से ठीक बाहर बाहर, जब बिल्कुल सरफेस पे ही जस्ट बाहर जस्ट बाहर जस्ट बाहर जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस और बना दिया, है ना। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है भैया? कैपिटल आर। मैंने क्या किया है? सरफेस के ठीक बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाई। तो वहां पे मैं लिख रहा हूँ ई सरफेस, मान लिया वहां फील्ड ई है। कितनी है फील्ड? ई इनटू उस गॉसियन सरफेस का एरिया। गोला है भाई कैपिटल आर रेडियस का,
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक बाहर बाहर बनाया है तो पूरा गोला उसके अंदर, तो गोले का पूरा चार्ज भी उसके अंदर, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने पूरा गोला बनाया है तो पूरे गोले का चार्ज भी उसके अंदर, तो यहाँ से बेटा सरफेस की फील आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसको आपको दिख रहा हो तो मैं KQ बाय आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया बाहर। मैंने गॉसियन सरफेस कहाँ मानी? गोले के ठीक बाहर, मतलब जस्ट रेडियस उसके इक्वल, तो पूरा गोला उसके अंदर, मतलब पूरा चार्ज भी उसके अंदर। और अब मैं बनाऊंगा तीसरी गॉसियन सरफेस, जो मान लो मुझे फील्ड बाहर बतानी है। मान लो मुझे फील्ड कहीं यहाँ बतानी है, इसकी डिस्टेंस भी मान लो कुछ आर है, स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर से ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ई आउट इनटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर है डिस्टेंस, है ना, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ से ई आउट का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मैंने कल जो 3 फॉर्मूले आपको बताए थे हॉलो स्फीयर के, वो मैंने डिराइव कर दिए। इनसाइड फील्ड 0 होती है, सरफेस पे फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, और बाहर फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होती है। मेथड क्या है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे जहां भी फील्ड बतानी थी वहां से पास होता हुआ मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना। स्फेरिकल ही क्यों माना? ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू ईज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना, उस गॉसियन सरफेस पे मैंने मान ली फील्ड ई है, मैंने फ्लक्स लिखा तो फ्लक्स आएगा E इंटू उस सरफेस का, उस गोले का एरिया, तीनों में वही लिखा है E इंटू पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू दूसरे साइड उस जो गॉसियन सरफेस माना है, पहले में रेड वाला, दूसरे में ग्रीन वाला, तीसरे में ब्लैक वाला, उसके अंदर चार्ज, रेड वाले के अंदर कोई चार्ज नहीं है, दूसरे वाले के अंदर पूरा गोला है, तीसरे वाले के अंदर भी पूरा गोला है। आप ऐसा ही सोच सकते हो कि इसके बाहर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस मानूंगा उसके अंदर हमेशा पूरा गोला होगा, तो बाहर किसी भी फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा, और अंदर हर जगह फील्ड 0 होगी। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, तब तक आप लोग उसको नोट कीजिए। तुम लाल पीले कलम के चक्कर में तो नहीं लग गए? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था, तुम तो समझदार हो, खुद ऐसे बना सकते हो ब्लू पेन ब्लैक पेन से एक ही, है ना। चलो अगला, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब ध्यान से समझेंगे, है ना। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, वो भी कौन सा? नॉन कंडक्टिंग, याद है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। और जिसको मैंने क्या कहा था? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर। इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, और चार्ज डेंसिटी रो है। रो अपने को लिखना आता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, है ना। देखो इसमें पहले दो लल्लू पार्ट कराऊंगा, फिर सबसे अच्छा वाला पार्ट कराऊंगा, है ना। देखियो इधर, तो ये क्या है? हाँ देखो, आगे 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 वापस आ गया, ये पूरे गोले पे चार्ज है भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ बाहर फील्ड कितनी होगी, तो बाहर फील्ड निकालने के लिए सर आपने सिखा रखा है गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ये माना गॉसियन सरफेस, मान लेते हैं इस पे फील्ड ई है हर जगह, है, रेडियल फील्ड होगी बाय सिमेट्री, है। तो मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है, तो आप कहोगे सर लिखेंगे ई आउट, बाहर वाली फील्ड जो ये मानी है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सब लोग बुद्धिमान है, आई थिंक सब लोग ये सोच पा रहे होंगे कि बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा स्फेयर ही है, तो अंदर का चार्ज कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं लेफ्ट साइड क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लक्स के फॉर्मूले से फ्लक्स लिख रहा हूँ, फील्ड इनटू एरिया, और मैं राइट साइड क्या कर रहा हूँ, उस फ्लक्स को मैं गॉस लॉ से लिख रहा हूँ, उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड फील्ड क्या गई बेटा?
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, मतलब इसको कहते हैं KQ बाय r। सेम आ गई है तो भाई, आनी भी थी। वहां भी बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा गोला था, यहाँ भी बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा गोला है, तो उस गॉसियन सरफेस को तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है ना। सरफेस पे ये भी सिंपल है, सरफेस पे फील्ड, वैसा ही गॉसियन सरफेस कहाँ मान लेंगे बेटा, सरफेस पे, है ना, बिल्कुल ऐसा। रेडियस कितनी, r, तो क्या लिखोगे, ई सरफेस इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू वापस सरफेस वाले गोले के अंदर पूरा गोला, खत्म कहानी। ये भी कितना बन जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर तो सेम आए, ये दोनों आंसर तो सेम है, आने भी चाहिए थे, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स पे पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या है ना। अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होगा, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड कैलकुलेट करना। इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनसाइड वाला, है ना। इनसाइड वाले में क्या कहानी है ना, कि ये सॉलिड स्फीयर है कुछ भी नहीं, हमें अंदर का चार्ज निकालना है और आपको बताना है, बताओ यहाँ फील्ड कितनी होगी, है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, अब भी बता देंगे। देखो आपने तुरंत सिखाया है, ये रहा अपना गॉसियन सरफेस। मान लेते हैं सर फील्ड ई है, इस पूरे सरफेस पे फील्ड ई ही होगी ड्यू टू रेडियल सिमेट्री। क्या बताना है हमें, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और पूरे सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, पूरा गोल। ठीक है, एक काम हो गया, मैंने एक गॉसियन सरफेस मान ली अंदर। क्या बताना है, अंदर फील्ड कितनी डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस आर, और आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर, है ना। तो मैंने मान ली अंदर आर डिस्टेंस पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कहानी तो वही लिखनी है, ई इंटू, इससे फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड लिखने में बुद्धि लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, फील्ड इंटू एरिया, अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी की पूरी कहानी जो है ना बेटा, पूरी कहानी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ये अंदर का चार्ज लिखने की होती है, कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो ब्लैक से मैंने शेड किया, ये चार्ज कितना है। ये यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, इसके चार्ज को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधा क्या लिखूंगा, Q इनक्लोज्ड इक्वल टू इस सॉलिड स्फीयर की चार्ज डेंसिटी, जिसको रो लिखूंगा, इनटू वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज लिखना है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा, अंदर का चार्ज, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तो डेंसिटी है एक तरह से, और ये क्या है, उस गोले के अंदर का वॉल्यूम, क्योंकि यूनिफॉर्म है, रख दो यहाँ। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से E की वैल्यू आती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला रो की टर्म में है, किसकी टर्म में है, रो की टर्म में, आर के प्रोपोर्शनल है। इसको क्यूब की टर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो आप रो जानते हो, रो इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो रख दोगे, ये आ जाएगा बेटा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये अंदर फील्ड की वैल्यू है। कैसे किया मैंने, मुझे जहां फील्ड बतानी थी अंदर, मैंने उससे पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस माना, स्मॉल आर रेडियस का एक गोला बनेगा। फिर मैंने क्या किया, उस गोले से मैंने फील्ड ई मान ली, और मैंने उस गोले से फ्लक्स निकाला। तो फ्लक्स की वैल्यू होगी फील्ड ई इंटू एरिया ऑफ द गोला,
4 पाई आर स्क्वायर। और मैंने कहा कि गॉस लॉ कहता है कि इस फील्ड को मैं, इस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ उस स्मॉल आर वाले गोले के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। पूरी कहानी किस चीज को निकालने की थी कि स्मॉल आर वाले गोले के अंदर कितना चार्ज होगा। यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू के अंदर क्यू चार्ज है तो 1 के अंदर क्या होगा और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू के अंदर क्या होगा। मैंने वही किया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मुझे पता थी रो, तो मैंने रो को उससे मल्टीप्लाई किया और रो क्या होता है 4/3 क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। आप इसको ना ऐसे भी सोच सकते हो, किसी को ये रो से समझना ना आता हो ना कि 4/3 पाई आर क्यू के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है तो यूनिट के अंदर कितना होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई छोटा एरिया इसके अंदर कितना होगा तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। यही आएगा जो आप यहाँ से ला रहे थे ना, यही आंसर वहां भी बनेगा, है ना। एक ही बात है, आप डेंसिटी निकाल के करो या यूनिटरी मेथड से सोचो। अंदर की फील्ड आर के प्रोपोर्शनल आई है, याद रहे। ये सेम डायग्राम और सेम फील्ड ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आती है क्योंकि जो अर्थ है ग्रेविटेशन में दैट आल्सो बिहेव्स एज अ सॉलिड स्फीयर और हमें अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस पे और अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी होती है। बेटा बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला बनता है, के की जगह जी लिखते हैं और क्यू की जगह एम लिखते हैं, वो आता है जी एम आर अपॉन आर क्यू। तो आपको अगर ये याद है तो आप यहाँ का क्वेश्चन भी डील कर सकते हो और आप ग्रेविटेशन का क्वेश्चन भी डील कर सकते हो। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, है ना। यही नहीं, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के जो मैंने कल फॉर्मूले लास्ट में लिखे थे ग्राफ के साथ, वो रटे होने चाहिए। जल्दी से लिखिए, किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग तो है, अर्थ के लिए मास की बात की, ग्रेविटेशन चैप्टर की मास वाले में अर्थ को मानते हैं मास के लिए, वो एक सॉलिड स्फीयर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बात नहीं की, मास के लिए बात की कि अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में जाते हैं तो वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए करते हैं जैसा यहाँ अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया और सेम कंसेप्ट से करते हैं। ठीक, सवाल बहुत है तेरे पास, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, पूछो, लिखो भाई। मतलब तू सवाल पूछ रही है मैं जवाब। तो ये डेरिवेशन अपन ने कर लिया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ फॉर्मूले पे बेस्ड, है ना। फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे बुद्धि लगाना, अच्छा क्वेश्चन जो जैसा क्वेश्चन जेई मेंस में आता है डेरिवेशन पे बेस्ड, है ना। उस क्वेश्चन के पहले तो अपन इसका ग्राफ में बता चुका हूँ, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंदर लीनियर और बाहर ऐसा, है। ये के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है मैक्सिमम, कहाँ आर इक्वल टू आर पे, यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम आती है ना। अंदर से लेके सरफेस तक फील्ड बढ़ती है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फील्ड जीरो, सेंटर में फील्ड कितनी होती है जीरो। सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड लीनियरली बढ़ती है और फिर सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फील्ड कम होती जाती है। मैक्सिमम फील्ड कहाँ मिलती है सरफेस पे, याद रहे, है ना। मैक्सिमम फील्ड कहाँ मिलती है सरफेस पे, सरफेस के अंदर भी फील्ड सरफेस से कम होती है, सरफेस के बाहर भी फील्ड सरफेस से कम होती है। और अगर आप सोच के देखो, मान लो मैं कहूँ ये फील्ड कहाँ मिलेगी, इतने वैल्यू की फील्ड दो जगह मिलेगी, एक बार कहीं अंदर एक बार कहीं बाहर, है ना। अंदर पॉइंट कैसे पहचानेंगे, उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। बाहर कैसे पहचानेंगे, उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी, है ना। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको सब लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, है ना, चार्ज क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r by 2
and 2r from the center. क्या कहा मैंने? Find the ratio of magnitude of electric field at a distance r by 2 and 2r from the center. मतलब अपने को इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उनका रेशियो बताना है। जल्दी बताइए। सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r/2 और 2r डिस्टेंस पे फील्ड निकाल के हमें उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। अच्छा, वैसे आप सब लोग समझदार हो, फिर भी मैं एक बात तो मतलब बताऊंगा ही। ये अंदर होगा और ये बाहर होगा, है ना? क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस r/2 है। r/2 मतलब वो डिस्टेंस रेडियस के अंदर, मतलब ये पॉइंट गोले के अंदर होगा और ये पॉइंट गोले के बाहर होगा। ठीक है, तो अंदर वाले के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब r इक्वल टू r/2, ये पॉइंट कहाँ है? अंदर। तो यहाँ पे E1 लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है अंदर वाले पॉइंट पे KQR अपॉन RQ। ये मैंने क्या किया है? अंदर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला लिखा है। R की वैल्यू कैपिटल R/2 रख देंगे। ये बनेगा KQ/2r²। ये इनसाइड वाले पॉइंट पे। और दूसरा है R इक्वल टू 2r। ये पॉइंट बाहर है, तो E2 इज इक्वल टू KQ/r², मतलब KQ अपॉन 4r²। ये दूसरी फील्ड आ गई। ये पहली फील्ड, ये दूसरी फील्ड। रेशियो लेंगे, रेशियो KQ/2r² अपॉन KQ/4r²। ये सॉल्व होके 2:1 आएगा, ना कि 1:2, है ना? ये रहा आंसर। सिंपल ये सोचना था कि r/2 वाला पॉइंट अंदर होगा और 2r वाला पॉइंट बाहर होगा, तो मैं दोनों की फील्ड लिखूंगा और उसका रेशियो ले। ठीक है, जल्दी से लिखिए। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया था। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, वो डेरिवेशन पे बेस्ड होगा, उसमें थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, तो वो आपको सोचना है। 2-3 मिनट में आपको सोचने के लिए दूंगा। उसका आंसर बॉक्स में लिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, तो आप अपने पास लिख के रखोगे, फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसको कैसे करेंगे। उस क्वेश्चन का आधा पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ जीवन में, बहुत स्टार्टिंग में, है ना? तो बाकी का आधा पार्ट अपन आज सीखेंगे। उस आधे पार्ट के लिए मैंने वो उतनी मेहनत करवाई थी तब। ये रहा सवाल। सवाल ये है कि फॉर अ स्फेरिकल रीजन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरीज एज। एक स्फेरिकल रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी करती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है। रो इक्वल टू रो नॉट कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जहां रो नॉट और कैपिटल आर कॉन्स्टेंट्स हैं। स्मॉल आर, where small r is distance from center। स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द फील्ड। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्फेरिकल रीजन है, इसमें फील्ड का फंक्शन है रो नॉट, सॉरी चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है रो नॉट आर अपॉन कैपिटल आर। मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है जैसी कि पिछली बार थी। अब आपसे कहा गया है कि इस रीजन में सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी। इनसाइड ही है, क्या आपको बताना है। सब लोग सॉल्व करेंगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए।
सब लोग सोचें, अप्रोच सोच पाना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, तो इसका आंसर ये आना चाहिए रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यही आंसर एक्चुअली मजे ले रहा हूँ। हाँ, कितने लोगों को ये आंसर आ गया? कोई है क्या? रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आंसर आना चाहिए सॉल्व होके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी का आया क्या? नहीं, थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा, चलो देखते हैं, है ना? अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनना, आप चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा। फंडामेंटल तो वही है जो अपन ने अभी सीखा था, कि एक रीजन है, इसकी रेडियस रेडियस नहीं पता, इसमें रो का फंक्शन पता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर अपॉन कैपिटल आर। इस पे मुझे कहीं भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मान लेते हैं कहीं यहां बतानी है, सेंटर ये रहा, तो मैंने क्या किया, यहाँ एक गॉसियन सरफेस मान ली स्फेरिकल, ठीक। यहाँ फील्ड बतानी है, ये डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल आर है, यहाँ मुझे फील्ड बतानी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड ई है। इस गॉसियन सरफेस पे जो भी पॉइंट लूंगा, बाय सिमेट्री, ड्यू टू रेडियल सिमेट्री, हर जगह फील्ड क्या आएगी, ई, है ना? तो मैं बिल्कुल गॉस लॉ वाले मेथड से लिखूंगा, ई इंटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब तक मैंने कोई बहादुरी नहीं की है, मैं वही डेरिवेशन लिखता आया हूं जो मैं अभी तक बता रहा। पूरी कहानी क्या कैलकुलेट करने की है, ये कि इस रीजन के अंदर कितना चार्ज है। और अब आपको याद आ रहा होगा बेटा, मैंने आपसे चार्ज कैलकुलेट करवा रखा है किसी भी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के लिए। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कहानी चार्ज कैलकुलेट करने की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां से यहां तक कितना चार्ज है, कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो आपको याद हो तो अपन ऐसा लिखते थे, Q इज इक्वल टू रो dv का इंटीग्रेशन, याद आया, रो dv का इंटीग्रेशन। रो का फंक्शन दे रखा है, रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, है ना? और dv इसमें लिखते थे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एक थिन शेल मानते थे, डी आर थिकनेस की। वहां अपन ने इंटीग्रेट 0 से कैपिटल आर तक किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपसे कहा गया था पूरे गोले पे चार्ज। यहां आपको सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर का चार्ज बताना है। तो ये बाउंड्री कहां से कहां तक है बेटा, 0 से r तक, तो इसकी लिमिट भी कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से r तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 4 पाई रो नॉट अपॉन r बाहर आएगा, और ये r क्यूब है, आपको दिख रहा हो तो r क्यूब dr का इंटीग्रेशन होगा r4 अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और अंदर का चार्ज बचेगा पाई रो नॉट r4 अपॉन कैपिटल R। दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, रख दो वैल्यू। So it is E into 4 pi r square is equal to pi rho naught r4 upon capital R, और स्टार्टिंग में epsilon naught। पाई से पाई कैंसिल हुआ, r की दो पावर से r की दो पावर कैंसिल हुई, और E की वैल्यू बच रही है रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। दिस इज द आंसर। शायद मैंने यही कैलकुलेट भी किया था। हाँ। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट साइड है? नहीं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेफ्ट साइड है। इंपॉर्टेंट था कि आपको उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लिखना था। बाकी मेथड तो वही था कि आर डिस्टेंस पे गए, अपन ने गॉसियन सरफेस मान ली।
अब पूरी कहानी थी कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो मैंने ये आपको इंटीग्रेशन में चार्ज डेंसिटी में सिखाया था। भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हो तो चार्ज निकालते हैं रो डीवी का इंटीग्रेशन, रो दे रखा था, डीवी मैंने आपको गोले में लिखना सिखाया था 4πr² इंटू डी आर। लिमिट कहां से कहां तक लगाई, 0 से r तक। अच्छा यही आपसे पूछा होता कैपिटल आर पे फील्ड कितनी होगी, तो बेटा कुछ भी नहीं करते, अगर कैपिटल आर पे पूछा होता ना तो आप क्या कहते कि इसके अंदर 0 से कैपिटल आर तक लिमिट लगा दो, या फिर यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर, एक ही बात है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लिखिए। सुनो सवाल। नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग, इसका चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू। तो चार्ज सिर्फ कहां से कहां तक है, जो रीजन मैंने शेड किया है ना वही चार्ज है। और इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। इनर रेडियस कितनी है R1 और आउटर रेडियस कितनी है R2, है ना। ये इसको एनुलर स्फीयर बोल देते हैं, या हॉलो स्फीयर जिसके अंदर एक हॉलो कैविटी हो, ऐसा बोल देते हैं। ले लिया है तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये चार्ज क्यू है ना, टोटल चार्ज इस वॉल्यूम में क्यू है जो दे रखा है, ये पार्ट हॉलो है। अब सुनना, मैं इसमें कहां कहां फील बता रहा हूं। इफ स्मॉल r इज लेस देन r1, स्मॉल r लेस देन r1 में अपन कहां है, हॉलो पार्ट में, अंदर अंदर। मैं कहूंगा यहाँ फील्ड 0 होगी। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या, कि अगर मैं R1 से कम वाले डिस्टेंस अंदर जाऊंगा तो वहां फील्ड 0 होगी। ये सबको समझ में आती है क्या, क्योंकि वापस कहानी सोचो, वहां पे एक गॉसियन सरफेस मानेंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो वहां पे फील्ड क्या आ जाएगी, 0। तो अगर मैं r लेस देन r1 रखूं तो उसमें फील्ड 0 आएगी। अच्छा भैया, अगर मैं r ग्रेटर देन r2 रखूं, r ग्रेटर देन r2 मतलब कहां चले गए, बाहर। कहां चले गए, बाहर। तो वहां फील्ड आएगी E इज इक्वल टू KQ/r²। ये भी आसान है। अगर मैं R2 से बाहर चला गया तो फील्ड कितनी होगी, KQ/r²। क्यों होगी सोच के देखो, क्योंकि बाहर अपन वापस बेटा यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके अंदर तो पूरा ही स्फेयर है, तो वहां फील्ड क्या होगी, KQ/r²। तो r लेस देन r1 में फील्ड 0 और r ग्रेटर देन r1 में फील्ड KQ/r²। पूरी कहानी कहाँ की बसती है पता है, इसके बीच के रीजन की, है ना। कहाँ की बसती है पूरी कहानी, इसके बीच के रीजन की, यहाँ इस रीजन में फील्ड क्या होगी। तो इफ r इज लेस देन और इक्वल टू r2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू r, अगर उस बीच वाले रीजन में अपने से फील्ड पूछी है तो कैसे बताएंगे, बिल्कुल वही मेथड बेटा, यहां मानेंगे गॉसियन सरफेस, है ना। और फिर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, E इंटू उस गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें ही समझना है, मैं इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा। यहां तक तो सब ठीक है, ये Q इनक्लोज्ड है। अब मैं देखो इस रीजन का चार्ज जानना चाहता हूं, ये कौन सा रीजन है, जो R1 और स्मॉल r के बीच है, ये रीजन है स्मॉल r। तो देखना मैं Q इनक्लोज में कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। कैपिटल Q चार्ज है 4/3πr2³ - r1³ कैपिटल Q चार्ज कितने वॉल्यूम में है, 4/3πr2³ - r1³। मैंने वो रीजन लिखा जहां चार्ज है, तो यूनिट चार्ज कहाँ है, 4/3π कैपिटल R³ - r1³। सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं एक्चुअली, इतने में, एक मिनट।
यूनिटरी मेथड से ही निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है ना। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि 4/3 पाई कैपिटल R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये कौन सा वॉल्यूम लिखा है बेटा मैंने, यहां से यहां के बीच का वॉल्यूम। इसमें कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो मैं जानना चाहता हूं इस रीजन में कितना चार्ज है। इस रीजन का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो इसमें चार्ज की वैल्यू देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आएगा Q इंटू 4/3 पाई R क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन दिस नंबर, और वो सब कुछ कैंसल होगा और आप देखो क्या बचेगा, इट इज Q इंटू R क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन, ये तो इधर है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो अपना आंसर आया E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ साइड में R क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तुम्हें ये क्वेश्चन मुश्किल सिर्फ इसलिए लगेगा, तुम देखोगे सर ने क्या किया है, तुम ये देखो ही मत सर ने क्या किया है, तुम बुद्धि लगाओ। तुम्हें क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैं अगली स्लाइड पे एक चीज बता रहा हूँ, बस वो समझना कि तुम्हें क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। ये चीज समझ गए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये है R1, यूनिफॉर्म माना है ना भाई, ये है स्मॉल r और ये है R2। तुमसे कहा गया है कि R1 से R2 के बीच कैपिटल Q चार्ज है। क्या कहा गया है, R1 से R2 के बीच इस गोले में कैपिटल Q चार्ज है। तो तुम्हें बताना है कि R1 से R के बीच कितना चार्ज है। ये तुम सब बता पाओगे अपना दिमाग लगा के कि R1 से R2 के बीच चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, चार्ज अपॉन उसके बीच का वॉल्यूम, तो तुम पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे, और फिर तुम क्या करोगे, उसको इस रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वॉल्यूम से, और ये वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई R माइनस, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये कहा गया है कि इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, अगर इस बीच के वॉल्यूम में, तो इस बीच के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, उसी चार्ज को मैंने सिर्फ यहाँ रखा है, बाकी कैलकुलेशन मैंने उसी के लिए की है, ये सब है ना। वो रखोगे, ये आंसर है, खुद से करना है इसको एक बार चार्ज निकाल के, अपने आप समझ है ना। जल्दी लिखिए, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।